हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यूमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टेंस की कि कंडक्टेंस क्या होता है, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंडक्टेंस जो होता है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है या उसका उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस पढ़े उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू आर आई, ये ओम्स लॉ होता है। V इक्वल्स टू आर आई क्या होता है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों के लिए फॉलो होता है, ठीक है। तो यहां पर ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आर आई। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, R होता है रेजिस्टेंस और I होता है करंट। अब यहां पर होता क्या है कि जब हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पर हम रेजिस्टेंस काम में लेते हैं, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की तो वहां पर हम रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस काम में लेते हैं। तो यहां पर आपकी जो कंडक्टेंस है, अब देखिए कंडक्टेंस का जो नोटेशन है मैं G काम में ले रहा हूं, कई बुक्स में C भी लिखा होता है लेकिन C आपके फिर कंसंट्रेशन से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए G भी दे रखा है। जैसे CBH की बुक है आपके, वहां G दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की तो G जो है वो किसके बराबर है, 1/r के बराबर है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, या जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो आपके R आता है। तो करंट ज्यादा कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं करंट की तो I इक्वल्स टू V/R, I क्या हो जाएगा, V/R। तो यहां पर रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि नीचे आ रहा है रेसिप्रोकल में। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो वहां पर हम रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस काम लेते हैं। कंडक्टेंस को मैंने लिख दिया G से, तो G किसके बराबर हो गया, 1/R के। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई कंडक्टेंस क्या होता है तो आप क्या कह सकते हो, कंडक्टेंस जो है मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो आपके रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो G इक्वल्स टू 1/R। तो यहां पर V इक्वल्स टू आर आई के फॉर्मूले में आप इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम ऐसे कहें कि सिंपल से अगर कोई पूछे कंडक्टेंस क्या है तो आप कैसे कहते हो कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं, कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो जो है उतना ही ज्यादा होगा। एक चीज और बता दूं कि कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कई बार क्या कहते हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एक ही बात है। अब यहां पर बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, किसकी बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करने से पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या देखते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला दे रखा होता है। क्या फॉर्मूला दे रखा होता है कि हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए कोई मेटल का वायर है, ये मान लीजिए मेटल का वायर है, तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एक रेजिस्टेंस लग रहा है। तो जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो वायर की लेंथ है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये क्या है, इसकी लेंथ। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, यहां पर लिख देता हूं मैं इसके नीचे, R इक्वल्स टू ρL/A। भाई L और A तो आ ही गया, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसकी जगह मैंने लिख दिया रो। तो जो रो जो है वो आपके है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये आपके हो गया रेजिस्टेंस, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और रो जो हो गया वो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, 1/R इक्वल्स टू 1/ρ, ठीक है। तो ये हो गया 1/R इक्वल्स टू 1/ρ, और ये हो जाएगा आपके A/L। तो यहां पर जब आप इसको लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं इस साइड, ठीक है। तो ये 1/R की जगह मैंने क्या लिख दिया, G। 1/R की जगह मैंने क्या लिख दिया, G, क्योंकि 1/R अभी मैंने कहा था G है, कंडक्टेंस को कह रहे हैं। 1/ρ जो है उसके लिए नोटेशन हम लेते हैं कप्पा। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि नोटेशन हर बुक में अलग मिलते हैं। हो सकता है आपको कहीं और पढ़ने को मिले तो वहां अलग मिल जाए, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। 1/ρ की जगह में लिख दिया कप्पा, और अब आप लिखोगे A/L। तो ये आपने क्या लिखा, A/L। तो G है कंडक्टेंस और कप्पा जो है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा को आप क्या कह सकते हो, कप्पा जो है वो क्या है, आपके स्पेसिफिक
कंडक्टेंस, कप्पा जो है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जो आपके कंडक्टेंस है वो मैंने कहा जी है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूले को कप्पा के सेंस में लिखूँ तो कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर कप्पा मैंने एक साइड छोड़ दिया, एल क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर एल अपॉन ए जो होता है उसको हम एक टर्म लिख सकते हैं कप्पा इक्वल्स टू जी डॉट एक्स, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो कप्पा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी हो गया कंडक्टेंस, और एक्स जो है उसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यूनिट की। ठीक है, यूनिट की बात करें तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, लिख देता हूं यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है वोल्ट। करंट जो होता है वो आपके एम्पियर में होता है, ये इसके लिख देता हूँ, करंट जो होता है वो किस में होता है एम्पियर में। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए रेजिस्टेंस मेन है आपके, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ये नोटेशन होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं OHM। ठीक है, तो जो जी की यूनिट है वो होती है ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो OHM ओम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। और OHM ओम इनवर्स जो होता है उसको हम कहते हैं मो इनवर्स भी कहते हैं, सॉरी मो भी कहते हैं, MHO भी कहते हैं। और यहाँ पर आप इसको साइमन भी कहते हो, सीमन सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर सीमन भी यूनिट होती है, इसको SI यूनिट है ये। ठीक है, इसको हम सिंपल S से भी डिनोट करते हैं। तो सीमन जो है वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, जो जी है वो है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रिवर्स है या रेसिप्रोकल है, तो इसलिए ओम इनवर्स भी कहते हैं, ओम इनवर्स कह सकते हो, मो कह सकते हो, साइमन या सीमन भी आप कह सकते हो। इसके बाद हम बात करें कप्पा की। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, वो आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, आप मुझे बता देना कमेंट करके कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। अब क्योंकि हम कंडक्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट की अगर मैं बात करूं, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है जी, तो जी की जगह मैंने क्या लिख दिया ओम इनवर्स। ठीक है, और एल अपॉन ए। अब एल अपॉन ए जो है, अब यहाँ पर अगर आप नॉर्मल यूनिट काम लोगे तो आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, और स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे तो मीटर में ले सकते हो। तो एक बार मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या, ये सेंटीमीटर है और ये है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप ऐसे कह सकते हो मो और सेंटीमीटर इनवर्स। और जब आप स्टैंडर्ड यूनिट लिखोगे तो आप लिख सकते हो सीमेन मीटर इनवर्स। तो ये आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि ये जो सेल कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होगी। तो x जो है सेल कांस्टेंट जिसको आप कह रहे हो वो किसका फॉर्मूला है एल अपॉन ए का। अब l जो है वो डिस्टेंस कह सकते हो आप या लेंथ कह सकते हो, a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब आप x की यूनिट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर इनवर्स, और ऐसा यूनिट होगी तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर जो है एग्जाम में सेल कांस्टेंट पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आरपीसी नहीं पूछा है, किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा जा चुका है एक दो बार। तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्कूल के लेक्चर के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात करें, कंडक्टेंस का मतलब क्या है रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस बताता है कितना कम करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो में बाधा कितनी होगी, कंडक्टेंस बताता है कि कितना ज़्यादा करंट आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट कंडक्टेंस को हमने जी से कह दिया, जी इक्वल्स टू हो गया 1/r। इसके बाद हमने कहा कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, तो जो आपके रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिलेशन था r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, उसको हमने रिवर्स कर दिया 1/r इक्वल्स टू 1 रो ए अपॉन एल। ये मैंने यहाँ लिख दिया 1/r इक्वल्स टू जी और 1 रो इक्वल्स टू कप्पा। कप्पा क्या हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर ये कप्पा के फॉर्म में लिखेंगे तो कप्पा इक्वल्स टू जी एल अपॉन ए। एल अपॉन जो है उसको मैंने एक्स लिख दिया, एक्स क्या है सेल कांस्टेंट। तो यूनिट की बात करें आर रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ओम होती है, तो यहाँ पर जो जी है कंडक्टेंस उसकी यूनिट है ओम इनवर्स, या फिर आप मो कह सकते हो या सीमेन कह सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा कप्पा की बात करें तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या आप कह सकते हो मो और सेंटीमीटर इनवर्स, या स्टैंडर्ड की बात करें तो सीमेन मीटर इनवर्स। और फाइनली सेल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या है सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स।
अब देखिए आगे दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई सॉल्यूशन है या मान लीजिए कोई सेल है, तो उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है ये कोई फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका वॉल्यूम कुछ भी हो और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा है या जो कंसंट्रेशन है वो कुछ भी हो, उसकी जो भी कंडक्टिविटी आएगी उसको हम सिंपल क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। या उसकी जो भी कंडक्टेंस आएगी उसको हम सिंपल क्या करें? कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है कि अगर आपके सॉल्यूशन जो है वो 1 ml है, तो 1 ml की जो कंडक्टेंस होती है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हो, 1 cc। तो अगर सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब है या 1 ml है तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ओवरऑल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। अब ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। अब ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml आया वो कैसे आया कि अभी आपने देखा था कि जो G है वो किसके बराबर है? कप्पा A/L। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके A जो है वो 1 है और L जो है वो भी 1 है तो G किसके बराबर हो जाएगा? कप्पा के बराबर। इसका मतलब क्या है कि कप्पा क्या है? कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब जब स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है और L भी 1 है। जब दोनों 1 होगा तो कप्पा किसके बराबर आएगा? G के। अब उसी को हम सॉल्यूशन के सेंस में कहें तो अगर एरिया 1 है और लेंथ भी 1 है तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, जब हम इससे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है? A/L, तो वो भी कितना आएगा? 1। तो वहां पर हमने क्या कहा कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 है यूनिट में, तो यहां पर यूनिट का हम क्या ले रहे हैं? ml में। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml है तो उसकी जो कंडक्टेंस आएगी उसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। और ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम कह रहे हैं G, कंडक्टेंस। अब यहां पर बात आती है कि भाई इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि जो कंडक्टेंस है उसमें ना तो कंसंट्रेशन की कोई बाउंडेशन है ना वॉल्यूम की कोई बाउंडेशन है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है उसमें कंसंट्रेशन की बाउंडेशन है या अमाउंट की बाउंडेशन। कैसे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम किसको कह रहे हैं कि वह सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कितनी है? 1 इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट 1 इक्विवेलेंट है, मतलब 1 इक्विवेलेंट जो है, एक तुल्यांकी अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो वो आपके जो है वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उस सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दूसरी खास बात यह है कि यहां पर वॉल्यूम की कोई बाउंडेशन नहीं है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। मेन कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर है और वॉल्यूम कितना है? V ml, आप कुछ भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम कितना है? V ml। तो V ml वॉल्यूम में अगर एक इक्विवेलेंट तुल्यांकी जो है, एक तुल्यांकी जो है वो डिसॉल्व है तो उसकी जो भी कंडक्टेंस आ रही है वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। केवल कुछ नहीं, देखिए अगर कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी है तो जो ओवरऑल कंडक्टेंस है वो G है। अगर उसने एक कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा एक तुल्यांकी के बराबर या एक इक्विवेलेंट के बराबर, दोनों एक ही मतलब है, तो वो कंडक्टेंस जो होगी उस केस में वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहां पर अगर मैं रिलेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? रिलेशन की। तो देखिए रिलेशन क्या था, जैसे मान लीजिए ये कोई वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, एक बार समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ये मैंने कहा, ये मैंने वॉल्यूम को क्या करा? डिवाइड करा। अब मैंने क्या करा, जो ये जो वॉल्यूम डिवाइड करा उसकी एक जो यूनिट है वो 1 ml के बराबर है। किसके बराबर है? 1 ml के बराबर है। तो मैंने क्या करा, वॉल्यूम जो था उसको डिवाइड कर दिया किस फॉर्म में? 1 ml के सेगमेंट में। तो यहां पर 1 ml की जो कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होती है? कप्पा के बराबर। और G जो है वो कप्पा A/L है। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए टोटल वॉल्यूम जो है वो है 100 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो 1 ml की जो कंडक्टेंस है उसको मैं कह रहा हूं कप्पा, उसको मैं क्या कह रहा हूं? कप्पा। तो जो टोटल आपके कंडक्टेंस होगी जिसको मैं G से बता रहा हूं, तो वो कैसे निकालोगे कि भाई 1 ml की कंडक्टेंस कप्पा है इनटू जितने ml सॉल्यूशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई 100 ml है तो इंटू 100 कर दो, 150 ml है तो इंटू 150 कर दो। तो मैंने सिंपल कह दिया V, सिंपल क्या कह दिया मैंने? V। किसमें? ml में। अब यहां पर G मैंने कब लिखा था? जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि आपके इलेक्ट्रोलाइट कितना है। अब मैंने कहा कि भाई कंडीशन क्या दे दी? इलेक्ट्रोलाइट कितना है? एक तुल्यांकी। तो G जो है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा।
तो मैंने लिख दिया लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वी, ये हो जाएगा। और ये वी जो है ये किस में है, ml में। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि 1 ml की कंडक्टेंस जो है वो आपके किसके बराबर है, कप्पा के बराबर, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस करें। तो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो कैसे निकालोगे, 1 ml की कंडक्टेंस कप्पा इंटू उसका वॉल्यूम किस में, ml में। ये आपके फॉर्मूला हो गया। ये आपके लैम्डा कब आएगा, जब आपके इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा एक तुल्यांकी या एक इक्विवेलेंट के बराबर होगी। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जब मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो वहां पर अगर मैं बात करूँ नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। तो नॉर्मेलिटी की जब मैं बात करता हूं तो नॉर्मेलिटी की जो कंसंट्रेशन है, जिसको मैं सी लिख देता हूं एक बार को, हालांकि नॉर्मेलिटी को हम एन लिख देते हैं, जो भी लेते हैं, यहां मैं सी लिख दिया। सी का मतलब है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो, किस में, नॉर्मेलिटी में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ये मैंने लीटर में ले ली। अब मुझे इसको ml में करना है, तो ये हो जाएगा 1/v ml। तो जब आप इसको ml में करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में तो लीटर में था, अब आपने क्या करा, ml में ले लिया, तो ml को 1000 से डिवाइड करोगे तो फाइनली किस में आ जाएगा, लीटर में। तो अगर आप लीटर में लेते हो तो कुछ 1000 नहीं आएगा, लेकिन अगर आप v ml में लेते हो तो आपके अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1000। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये आ गया c बराबर 1000/v ml में। तो अगर मैं इसको कहूं कि भाई मुझे v ml में चाहिए, तो क्या आएगा, तो v ml में क्या हो जाएगा, 1000/c। तो ये आपके 1000/c का लिख सकता हूं मैं, यहां रिप्लेस कर देता हूं। तो ये आ जाएगा आपके लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/c। ये आपके फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो ये आपके क्या हो गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके सॉल्यूशन जो है उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा एक इक्विवेलेंट है या एक तुल्यांकी है, तो ओवरऑल जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दूसरी बात, रिलेशन क्या आ गया, सिंपल कंडक्टेंस का कहो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कहो, 1 ml की जो कंडक्टेंस है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हमने कहा कप्पा। तो ओवरऑल कंडक्टेंस निकालनी है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो इक्विवेलेंट हो। क्या करोगे, कप्पा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, ml में। अब मैंने क्योंकि इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो मैंने नॉर्मेलिटी की बात कर दी। नॉर्मेलिटी को मैंने कहा कंसंट्रेशन C। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर मैंने क्या करा, ग्राम इक्विवेलेंट क्योंकि 1 है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, तो 1 लिख दिया, वॉल्यूम का मैंने v लिख दिया लीटर में। लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करा, ये C बराबर 1000/v ml। अब मुझे v चाहिए था तो मैंने v लिख दिया, तो ये हो गया 1000/c। तो ये v की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, तो ये हो गया कप्पा इंटू 1000/c। तो ये आपके क्लियर हो गया आई थिंक, रिलेशन जो है किसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। अब यहां पर देखिए यूनिट जो पूछी जाती है एग्जाम में, एक तो पूछी जाती है सेल कांस्टेंट की, उसके अलावा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब हम यूनिट की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला काम में मत लेना। ये समझने के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये फॉर्मूले में आपके वॉल्यूम तो दिख रहा है आपको, लेकिन आपको जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट की वो दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब आपको यूनिट निकालनी तो ये फॉर्मूला काम में मत लेना, ये लेना। तो जब आप ये फॉर्मूला काम में लोगे तो देखिए फॉर्मूला में हम यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट की बात नहीं करें, सिंपल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो देखिए कप्पा की जो अभी हमने यूनिट की बात करी थी तो ये आई थी ओम इनवर्स, या मो भी आप कह सकते हो, और थी सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने यूनिट की बात करी, किसकी, कप्पा की। अब मैं बात करूं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें, नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी में जब मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या कह दिया, इक्विवेलेंट कह दिया, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जो कह दिया। ठीक है, इक्विवेलेंट कह दो या ग्राम इक्विवेलेंट कह दो, एक ही बात है। इक्विवेलेंट और आपके साथ में क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहां पर लीटर एक तरह से वॉल्यूम को बता रहा है, जैसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये आपको लीटर, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, और लीटर जो है वो वॉल्यूम को बता रहा है, वो भी रिवर्स में होता है। तो मैं एक बार लिख देता हूं L-1, L लीटर को बता रहा है। अब लीटर क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट है, अब सिंपल हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, इसको मैं लिख सकता हूं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आ गया आपके इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट भी आप इसको कह सकते हो,
और ये हो गया साथ में लीटर इनवर्स जो है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट है, इसको मैंने कह दिया सेंटीमीटर -3 की पावर कितनी हो गई, -3। तो फाइनल जो यूनिट आएगी वो आएगी आपके, अब देखिए ओम इनवर्स आ गई, ओम इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, और साथ में जो है वो क्या है, सेंटीमीटर जो है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हो सकता है आगे पीछे लिख दे, कैसे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में है ये, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट -1। तो ये आपके फाइनल यूनिट है। ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो मेनली आपसे यूनिट पूछता है कि भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो हमने क्या देखा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये फॉर्मूला आपको, ये जो यूनिट है ये आपको ध्यान रखनी है। और देखिए न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके यूनिट पे पूछा गया है। नेक्स्ट दे रखा है मोलर कंडक्टेंस। अभी देखिए आपने देखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो अगर हम देखें कि कंडक्टेंस क्या है, कि अगर आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी है और आपके इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कुछ भी है तो उसकी ओवरऑल कंडक्टेंस को हम कंडक्टेंस कह रहे हैं। अगर मैंने कह दिया कि अमाउंट जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो कितना है, एक तुल्यांकी या एक इक्विवेलेंट, तो जो कंडक्टेंस है वो क्या कहला रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन अगर मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट है वो कितनी है, 1 मोल या 1 मोल अमाउंट है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, VmL सॉल्यूशन में, तो जो आपके कंडक्टेंस होगी ओवरऑल उसको हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलर कंडक्टेंस किसकी कंडक्टेंस है, कि सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट कितनी है इलेक्ट्रोलाइट की, 1 मोल, कितने वॉल्यूम में, VmL में। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी VmL में जो सॉल्यूशन है उसकी जो ओवरऑल कंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में सेम रिलेशन है जैसे आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में था। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसके बराबर है, कप्पा इंटू VmL। ठीक है, V किस में है, ml में। तो ये रिलेशन दे रखा है किस में, मोलर कंडक्टेंस में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। सिमिलरली यहां पर हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे मोलैरिटी की, जैसे हमने नॉर्मेलिटी की बात करी। तो मोलैरिटी की जो कंसंट्रेशन में लिखूंगा, C से लिख रहा हूं मैं, तो कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि 1 है, मोलैरिटी की बात करें मोलर कंडक्टेंस की, तो मैंने अमाउंट ले लिया 1, और वॉल्यूम आ जाएगा किस में, लीटर में। तो जब आप इसको ml में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके 1000/V ml में, और VmL जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा VmL इक्वल्स टू 1000/C। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिख रहा है, लेकिन फर्क है, वो जो कंसंट्रेशन थी वो नॉर्मेलिटी में थी, ये जो कंसंट्रेशन है ये मोलैरिटी में है। वहां नॉर्मेलिटी में क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको कहता हूं नोटेशन से आप कई बार क्या है कंफ्यूज हो सकते हो या गलती कर सकते हो, क्योंकि नोटेशन तो C दे रखा है बुक में, नोटेशन उसने नॉर्मेलिटी के लिए N या मोलैरिटी के लिए M नहीं दे रखा, उसने C दे रखा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि C का मतलब क्या है, समझ में आ गई बात। तो ये आपके आ गया 1000/C। तो जब आप लिखोगे ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/C, ये आपके फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा। फिर जब आप बात करोगे यूनिट की, तो जैसे आपने उसकी यूनिट निकाली थी, क्या निकाली थी, ओम इनवर्स, लिख देता हूं यहां पर, कप्पा की क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन किस में है, मोलैरिटी में, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। फिर आप कहोगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपके है मोल, और ये लीटर जो है वो आपके वॉल्यूम की यूनिट है, तो उसको मैं कह देता हूं सेंटीमीटर की पावर -3। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे यूनिट को, तो ये आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। जैसे वहां पर आ रही थी आपके ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और वहां पर मोल की जगह इक्विवेलेंट था, तो देखिए इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट दोनों आप लिख सकते हो, मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहां पर ये यूनिट आ गई किसकी, मोलर कंडक्टेंस की। तो एग्जाम में आपके मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए क्या दे रखा है, रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
दोनों कंडक्टेंस में अगर हम डिफरेंस निकालें या रिलेशन निकालें तो देखिए कैसे आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एक हो गया आपके G जिसको आप कह रहे हो सिंपल कंडक्टेंस, एक हो गया आपके कप्पा जिसको आप कह रहे हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक आपने कहा लैम्डा जिसको आपने कहा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और एक को आपने कहा मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर देखा जाए तो कप्पा क्या है, 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो कप्पा है। ओवरऑल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको हम कहते हैं G। अब वो जो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसमें अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि जो ओवरऑल सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 इक्विवेलेंट है, तो वो आपके किस में हो जाएगा फिर लैम्डा में। और अगर मैंने कहा पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोल है, तो वो हो जाएगा म्यू में। अब यहाँ पर ये कह रहा है रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सबसे पहले तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए किसमें, मोल में और इक्विवेलेंट में। तो मोल कंसेप्ट मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। यहाँ पर अगर रिलेशन की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मैं जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट कहा NaCl, तो NaCl के केस में क्या है, क्योंकि वैलेंसी जो है इसको अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करूँ तो ये हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा Cl-, तो वैलेंसी जो है वो एक है। तो यहाँ पर इसके ग्राम इक्विवेलेंट कहें या ग्राम मोल कहें वो सेम आएगा। मतलब अगर मैंने कोई अमाउंट लिया है या वेट लिया है तो सेम वेट में सेम नंबर ऑफ मोल्स और सेम ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ले लिया, जैसे मान लीजिए ये आपके होता है 58.5 इसका वेट होता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो भी 58.5 है या 58.5 है, या जो इसका इक्विवेलेंट वेट है वो भी उतना ही है। तो 58.5 ग्राम NaCl में एक तुल्यांकी है और एक मोल है, दोनों बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए MgCl2 है, तो MgCl2 का जो एक मोल है उसका वेट अलग होगा और एक इक्विवेलेंट जो है उसका वेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट अलग है और मोलिकुलर वेट अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी अलग हो गई। ये हो गया Mg2+ और ये हो जाएगा 2Cl-। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि एक मोल जो है, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ रिलेशन आएगा कि एक मोल MgCl2 जो है वो बराबर है किसके, 2 इक्विवेलेंट के, 2 तुल्यांकी के बराबर है, 2 ग्राम तुल्यांकी के बराबर है। तो ये आपके रिलेशन आ गया। तो अब आप देखोगे कि अगर मैंने कहा म्यू है, मतलब मोलर कंडक्टेंस की बात करूं तो मैंने 1 मोल डिसॉल्व करा है। तो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल है तो उसमें ग्राम तुल्यांकी कितने आ गए, इस केस में 2 आ गए। तो अगर मुझे उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो उस सॉल्यूशन का मुझे या तो आधा करना पड़ेगा या इलेक्ट्रोलाइट का आधा करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने क्या देखा, मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा आएगा उस केस में। तो रिलेशन जो आता है, जैसे मैं कहूँ मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप कह सकते हो μ/Z, या आप कह सकते हो कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो Z × लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब जो है मोलर कंडक्टेंस या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर आएगी या उससे ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर म्यू मोलर कंडक्टेंस है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और Z जो है, Z को आप 2 तरीके से बता सकते हो। एक तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ आयंस, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैं अभी समझा दूंगा आपको, नंबर ऑफ आयंस, या फिर आप बता सकते हो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन आयंस। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने अभी MgCl2 की बात करी, तो MgCl2 में अब आप कहोगे नंबर ऑफ आयंस, तो देखिए कैटायन की संख्या अलग है और एनायन की संख्या अलग है, तो इसको आप एक बार रहने ही दो। ये कब है, जब आयन के पे चार्ज है 1, जैसे मैंने कहा Cl2-, तो 2 Cl है, तो यहाँ Z की वैल्यू आप 2 कह सकते हो। या फिर आप क्या कह सकते हो कि जब आप इसको आयनाइज कर रहे हो तो क्या आ रहा है, Mg2+ + 2Cl-। तो अगर आप देखोगे टोटल प्लस कितने चार्ज हैं, तो आप देखोगे एक मैग्नीशियम है उस पर 2 प्लस है, तो टोटल प्लस कितने हो गए, 2 + 2 हो गया टोटल। और यहाँ पे Cl पे एक माइनस है लेकिन टोटल Cl कितने हैं, 2, तो ये हो गया -2। तो ओवरऑल प्लस या ओवरऑल माइनस कितना आ रहा है, 2। तो इस केस में Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं मान लीजिए AlCl3 लेता हूं तो इस केस में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस,
तो इस केस में Z की वैल्यू क्या होगी। अब होता क्या है कि कई बार हम केवल ध्यान रखते हैं कि भाई वैलेंसी जो है वो आपके Z की वैल्यू है, तो उस केस में एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और सल्फेट -2 है। ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 2Al3 + 3SO4 2- ये आप लिखते हो। तो ओवरऑल प्लस अगर आप देखोगे तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 या जो भी आप कहो, तो 6 प्लस है और 6 माइनस है, तो Z की वैल्यू क्या होगा 6। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लैम्डा है वो है आपके μ/Z, या जो म्यू है वो है आपके लैम्डा इंटू Z या Z इंटू लैम्डा। Z का मतलब क्या है कि जो आपके फॉर्मूला दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे वो एल्यूमिनियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो या एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, तो जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो जो वैल्यू है वो आपके Z की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये आपके रिलेशन है, किसमें, रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका मतलब कोई से भी एग्जाम में, जैसे आरपीएससी का हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पूछा जा चुका है। तो ये आप ध्यान रखना, मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहां बताऊंगा कि कहां पर क्वेश्चन आ रखा है। तो ये आपके रिलेशन हो गया किसमें, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में। अब देखिए आगे दे रखा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। तो डाइल्यूशन का मतलब आप समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्वेंट मिला दूं, तो वहां पर जो सॉल्यूशन है वो पहले की कंसंट्रेशन की तुलना में बाद में जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, कम। इसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो उससे कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हम समझते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ये कोई आपके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर दिया और इसका मैंने कहा वॉल्यूम जो है वो है 100 ml। कितना वॉल्यूम है, 100 ml। अब मान लीजिए कि ये 100 ml जो है सॉल्यूशन, उसमें आयंस की संख्या जो है वो 100 है। तो मैंने कहा 100 आयंस है, कैटायन और एनायन दोनों को मिला देते हैं। अब यहां पर समझने के लिए मैं एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन 100% नहीं होता। अब मैंने क्या करा, डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने से क्या है कि मैंने सॉल्यूट तो बढ़ाया घटाया नहीं है, लेकिन मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा कि अब आपके जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि उसका वॉल्यूम कितना हो गया 200। पहले कितना था 100, मैंने 100 ml सॉल्वेंट और मिला दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया 200। अब अगर मैं बात करूं आयंस की, तो इसको आप ऐसे समझो कि पहले जो आपके इलेक्ट्रोलाइट था उसमें वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है, समझने की बात हो रही है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका जो डिसोसिएशन है वो कितना हुआ है कि उसने 100 आयंस दिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंडीशन क्या है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। इसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, आगे आएगा हमारे वहां, हम देखेंगे कि डाइल्यूशन करने से डिसोसिएशन या अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको आप कहते हो, वो बढ़ जाता है। डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, अब वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, जिससे आयंस की संख्या बढ़ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए आयन थे 100, अब कितने हो गए 120। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जितनी अमाउंट में आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, जैसे आपने वॉल्यूम डबल कर दिया, तो आयन की संख्या डबल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आई बात, कि जितने अमाउंट में आपने वॉल्यूम बढ़ाया उतने अमाउंट में आयन नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे दोनों। वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, डाइल्यूशन करा, आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन सेम रेशो में नहीं बढ़ेगी जिस रेशो में आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो ये आपके साथ कंडीशन आ गई। अब यहां पर हम बात करते हैं अलग अलग कंडक्टेंस की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कप्पा की, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये जो है इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो आपके कप्पा होती है। तो यहां पर आप ये देखो कि ऊपर वाले केस में 1 ml सॉल्यूशन में कितने आयन आ रहे थे, 1। क्यों, क्योंकि आपने टोटल आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दो। तो टोटल आयन कितने थे 100 और वॉल्यूम कितना था 100। तो पर यूनिट वॉल्यूम आयन की संख्या 1 आ रही है, ठीक है। पहले केस में जब आपने डाइल्यूट कर दिया, उस केस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 120 और वॉल्यूम कितना है 200, मतलब लेस देन 1 आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयन की संख्या है वो ऊपर जो है वो ज्यादा है,
नीचे जो है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा थी और नीचे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गई, कम। तो आप क्या कह सकते हो कि डाइल्यूशन के साथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि जिस रेशो में या जिस अनुपात में आप आयतन को बढ़ा रहे हो या वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, उस अनुपात में आयन की संख्या नहीं बढ़ रही है। क्लियर। इसके बाद हम बात हैं बाकी कंडक्टेंस पे। अब बाकी कंडक्टेंस में आप उसको जी कह सकते हो, या आप उसको लैम्डा कह सकते हो, या आप उसको म्यू कह सकते हो। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिंपल जी कह दिया, लैम्डा कह दिया, म्यू कह दिया। कैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है वो उसने फिक्स दे दी, लेकिन वो आपके ना तो एक इक्विवेलेंट के बराबर है ना एक मोल के बराबर है, तो वो सिंपल कंडक्टेंस हो जाएगा जी। अगर आप कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा है वो एक तुल्यांकी या एक इक्विवेलेंट है, तो जो कंडक्टेंस है वो आपकी लैम्डा हो जाएगी। और अगर एक मोल है तो म्यू हो जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है और जो मोलर कंडक्टेंस होती है, वहां पर आपके सॉल्यूट की मात्रा फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, या वॉल्यूम पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या था कि ओवरऑल कंडक्टेंस तो निकाल ही नहीं थी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हमको क्या करना था कि 1 ml की कंडक्टेंस कितनी है। अब यहां पर जब हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं निकालनी, ओवरऑल कंडक्टेंस निकालनी है, तो आप ये देखोगे कि पहले यहां पर कितने आयन है, 100 आयन है, और डाइल्यूशन के बाद कितने हो गए, 120 आयन है। तो अब आप ये देखो कि 100 आयन की वजह से कंडक्टेंस ज्यादा आएगी या 120 आयन की वजह से कंडक्टेंस ज्यादा आएगी। तो नो डाउट आप क्या कहोगे, 120 आयन की वजह से कंडक्टेंस ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम का तो कोई कनेक्शन है नहीं, वॉल्यूम कितना है उससे हमें मतलब नहीं है। तो हमने क्या देखा, जो आयंस की संख्या है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करें, आयंस की जो संख्या है, कम वॉल्यूम में आयंस कम थे, और जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ाया, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया ओस्वार्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ओवरऑल कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कम होता है, लेकिन ये बढ़ जाते हैं। अब इसको आप कह सकते हो कि भाई मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाता है, या सिंपल कंडक्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक तो हमारे सिंपल सा ये आ गया कि डाइल्यूशन के साथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कम होता है, और बाकी जो कंडक्टेंस है, चाहे वो सिंपल कंडक्टेंस हो, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भाई ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों कम हो रहा है और ये बढ़ क्यों रहे हैं। अब एक केस ये आता है कि भाई वो रीज़न पूछता है, जैसे मान लीजिए इसी की बात करें, वो रीजन पूछ रहा है कि भाई आपके जो डाइल्यूशन है उसके साथ स्पेसिफिक जो आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ रही है, क्यों। तो वहां पर रीजन अलग अलग आता है। किसके लिए, एक तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई वो रीजन का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन ये पूछता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से या डाइल्यूशन करने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है, क्यों। तो उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये हो गया रीजन किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट का रीजन क्या हो गया कि वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ाने से आयंस बढ़ते हैं, और आयंस बढ़ने से क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है। लेकिन वही अगर वो स्ट्रॉन्ग के लिए पूछ ले, किसके लिए पूछ रहे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो क्या होगा। तो देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले तो होते क्या है, जो आपके 100% डिसोसिएट हो जाए या आयनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो 100% ना होके उससे कम हो वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो पहले से ही 100% आयन बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 100 NaCl, तो जब आपने इसको डिसॉल्व करा या इसका सॉल्यूशन बनाया तो पहले से ही 100 Na+ और 100 Cl- प्रेजेंट है। वीक होता तो 100% नहीं होता आयनाइज, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो 100% आयनाइज हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो डाइल्यूशन करने से इसके आयंस तो बढ़ने से रहे, क्योंकि 100% आयनाइज पहले ही हो गया। तो फिर क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। तो आंसर है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी आपके डाइल्यूशन करने पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ती है। अब आता है रीजन क्यों, वॉल्यूम बढ़ाया तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ गई। अब ये रीजन तो आप दे नहीं सकते, तो यहां पर रीजन ये आता है कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वहां पर जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है किसमें, कैटायन और एनायन में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, और इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, और जब कंसंट्रेशन मैंने कम कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसकी जो स्पीड थी या जो मोबिलिटी थी वो कम हो रही थी। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस आयन यहाँ मूव करना चाह रहा है और ये माइनस आयन क्या कर रहा है, इसको पीछे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी जो मोबिलिटी है या जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और स्पीड कम होने से उसकी कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर उसकी जो कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने से उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपके रीजन है डाइल्यूशन पे आपके कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन से ये आपके कप्पा जो है कम हो रहा है और बाकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ रही है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।